humans and welcome back to humanities. I am Purva and आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 1 challenges of nation building one shot में कवर करेंगे for both our board exams and our CUET. सबसे पहले आपको NCERT साथ में लेके बैठ जानी है और जहां पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगी उन सारे वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है या फिर अंडरलाइन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सारा ही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ स्क्रीन पे होना चाहिए। नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से पॉलिटिक्स कैसी रही इंडिया में। तो 1947 में आजादी मिलती है। पहला चैप्टर बताता है हमें चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या कठिनाइयां थी, क्या डिफिकल्टीज थी जो हमें ओवरकम करनी थी अपने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करने के लिए। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। चलिए अब जो हमारा पैराग्राफ 1 है वो बताता है कि कैसे मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त, मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे, कैसे जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एड्रेस किया विद द फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। उन्होंने एक स्पीच दी जिसका नाम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बोला जाता है, राइट। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? वो असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया और सक्सेसफुली बनाया, राइट। अच्छा जी, अब 2 ऐसे गोल्स थे जिसमें सबने अग्री किया। 2 गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड अपॉन। सबसे पहला कि आजादी के बाद वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे। डेमोक्रेसी क्या होती है? अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों ने खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं। इंडिया में क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? अगर कोई छोटा देश है वहां पे हर कोई मेंबर एक लॉ बनाने में वोट करता है, लेकिन इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है आज के दिन। यहाँ पे क्या होता है? हम अपने बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं जो हमारे थ्रू क्या करते हैं? लॉज बनाते हैं और सारी पॉलिसीज ड्राफ्ट करते हैं। तो ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लेकिन शुरुआत से ही कौन वोट कर रहा है? हम, वी सिटीजंस आर वोटिंग। सो इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। दूसरा गोल क्या था? दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, वेलफेयर ऑफ ऑल, particularly the poor and the socially disadvantaged groups। यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल पे फोकस करेंगे, सारे ही सेक्शंस को साथ में लेके चलेंगे। अगर कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा सेक्शन है सोसाइटी में जिसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है टू कम एट बैलेंस विद अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो बिल्कुल हम उनको वो अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे कि विमेन, माइनॉरिटीज, इन सारे सेक्शंस को प्रोटेक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। क्यों? क्योंकि ये है हमारा सोशल वेलफेयर, सोशलिज्म का गोल, राइट। चलिए, सो ये 2 चीजें थी जहां पे सभी ने, सारे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने अग्री किया कि इंडिया ऐसी बनेगी। अब इंडिया कैसी सिचुएशन में बॉर्न हुई? इंडिया वाज बॉर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। Perhaps no other country by then was born in a situation more difficult than that of India in 1947. Why? और किसी कंट्री ऐसी सिचुएशन में क्यों नहीं बॉर्न हुई? क्योंकि भैया इंडिया की आजादी के साथ साथ क्या आया? पार्टीशन। हम 2 कंट्रीज में डिवाइड हो गए, राइट। जो ब्रिटिश इंडिया था अब उसके 2 टुकड़े भी हो गए। द ईयर 1947 वाज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड यानी कि जो पहले कभी ना देखा हो वैसा वॉयलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, राइट। तो उस प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में, उस ट्रांजिशन में जहां लोग इंडिया से पाकिस्तान मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉयलेंस हुई, राइट। मार धाड़ हुई, कम्युनल लाइंस यानी कि रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। It was in this situation that independent India started on its journey to achieve several objectives। तो ये बैकग्राउंड है जिसके तहत इंडिया को ये सारे चैलेंजेस ओवरकम करने थे, राइट। एंड ऑफ 200-year-old ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर कटिंग। चलिए अब हम बात करते हैं क्या वो 3 चैलेंजेस हैं
जो हमें ओवरकम करने हैं, जो हमारे सबसे पहला फोकस रहेंगे। तो हमारा सबसे पहला और इमीडिएट चैलेंज है टू शेप अ नेशन, एक ऐसा नेशन बनाए दैट वाज यूनाइटेड, जो एकजुट रहे, येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। तो कीवर्ड्स क्या है? यूनिटी प्लस डाइवर्सिटी। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। इतना बड़ा स्प्रेड था, वाइड स्प्रेड था इंडिया का, एंड अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशंस, राइट। तो इन सबको अकोमोडेट करना एक न्यू इंडिया में, जो एक साथ यूनाइटेड भी रहे और साथ ही साथ इनकी डाइवर्सिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स, राइट। चैलेंज क्या था? इट वॉज बिलीव्ड अ कंट्री फुल ऑफ सच काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग। एक ऐसी कंट्री जिसमें इतने सारे डिफरेंसेस हैं, वो एक साथ भला कैसे रह सकती है? ये था पहला चैलेंज। अब चलते हैं सेकेंड चैलेंज पे, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब एक ऐसी कंट्री में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना जो पहली बात तो बहुत ज्यादा इलिटरेट है और पुअर है, दिस वाज अ बिग चैलेंज। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे हम एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं बाय वोटिंग और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेता है, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। अब इसका चैलेंज क्या था? टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना तो इजी है, लेकिन उसको असल में इंप्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे वो मुश्किल था, बिकॉज पहले हमने कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब चलते हैं थर्ड चैलेंज पे, to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections, right। तो यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हो जिससे गरीबी हटे, पॉवर्टी एलिविएशन हो, और क्या all over the society, right, not only of some sections, well-being of all ensure हो, ठीक है। So constitution also set out in the directive principles of state policy। DPSP क्या है? ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट, जो स्टेट के लिए लेड डाउन करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए। The welfare goals that democratic politics must achieve। चैलेंज क्या था? टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ऐसी पॉलिसीज निकालना जिससे हमारा ये थर्ड चैलेंज ओवरकम हो पाए। तो ये हमारे तीनों चैलेंज है। अब इस फर्स्ट चैलेंज के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, विच इज योर चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम सेकेंड चैलेंज के बारे में कि कैसे हमने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करी इंडिया में, एंड चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे थर्ड चैलेंज के बारे में, विच इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं विद पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। पार्टीशन के बारे में जानते हैं। तो कैसे डिसाइड होता है कि जो अभी तक ब्रिटिश इंडिया था वो दो भागों में, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो जाएगा। ऑन 14th-15th August 1947 पार्टीशन टेक्स प्लेस। पार्टीशन इज द डिविजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स यानी कि टू कंट्रीज। कौन सी हैं ये दो कंट्रीज? पाकिस्तान एंड इंडिया। क्लियर है सभी को? ये तो पता ही है, राइट। चलिए अब ये पार्टीशन किसका रिजल्ट था? ये हुआ कैसे? ये आइडिया किसको आया? ये था टू नेशन थ्योरी का रिजल्ट। टू नेशन थ्योरी क्या बोलती थी? दैट इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल। इंडिया एक तरीके के लोगों से नहीं बना, दो लोगों से बना है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दैट इज व्हाई इट डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। क्लियर है? चलिए अच्छा जी, ये टू नेशन थ्योरी किसका आइडिया था? इट वॉज एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग। द मुस्लिम लीग क्या थी? इट वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट। और उनके मेन लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। एंड इसके ऑपोजिट कौन सी पार्टी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। परफेक्ट। चलिए, सो द कांग्रेस अपोज्ड दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। कांग्रेस ने तो मना कर दिया कि कोई हम ऐसा नहीं करेंगे, बट
सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कुछ ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई 1940s में, और द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन बोथ द पार्टीज, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, एंड द ब्रिटिश रोल, जो ब्रिटिशर्स ने रोल प्ले किया, इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमें फाइनली टू नेशन थ्योरी को अग्री करना पड़ा, एंड दिस लेड टू द डिसीजन ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इज इट क्लियर? परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन पे। डिसाइड तो हो गया कि पार्टीशन होगा और ब्रिटिश इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया दो कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो देखते हैं। चलिए, सो जो प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा पेनफुल था, दर्दनाक था और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट। पहले डिसाइड करना कि कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा, और फिर एक्चुअल में करना, दोनों ही तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल भी था। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट है, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज। प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज क्या कहता है भैया, कि सारे ऐसे एरियाज जहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज शैल बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सिंपल, सुनने में कितना आसान है ना, कि जो भी ऐसे एरियाज है जहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, ज्यादा तादाद में है, ज्यादा नंबर में है, वो पाकिस्तान बन जाएंगे। क्लियर? अच्छा, इतना इजी है तो प्रॉब्लम क्या आई? अब चलते हैं प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम, दैट देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। इसका क्या मतलब है? अगर ये हमारा ब्रिटिश इंडिया है तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे हमने एक एरिया कार्व आउट कर लिया, इधर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो चलिए ये बन गया पाकिस्तान। जी नहीं, इट वाज नॉट लाइक दिस। ऐसे कोई भी एक एरिया नहीं था जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, यानी कि देयर वर टू एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दो हिस्से थे, वन इन द वेस्ट, एक वेस्ट की तरफ, और दूसरा इन द ईस्ट, ईस्ट की तरफ। समझे? देयर वॉज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी जॉइंट। अब क्या सिचुएशन थी कि एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। अब क्या करें, बीच में पूरा इंडिया है और दो तरफ पाकिस्तान है। So it was decided that the new country Pakistan will comprise two territories, West and East Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory. यानी कि यही हुआ, ये बन गया वेस्ट पाकिस्तान, ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में क्या है, इंडिया है। तो ये रिजल्ट आया। अब जो सेकेंड प्रॉब्लम थी वो ये थी दैट नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। वांटेड यानी कि वो नहीं चाहते थे, कंसेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान का हिस्सा बनना। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, खान अब्दुल गफार खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको किस नाम से जाना जाता था, ही वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, राइट। एंड NWFP से वो बिलोंग करते थे, जो कि वेस्ट की तरफ एक हिस्सा था इंडिया का। He staunchly opposed the two nation theory, वो two nation theory के एकदम खिलाफ थे, despite being a Muslim. Eventually his voice was simply ignored and NWFP was made to merge with Pakistan. कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। Two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority. अब हमने क्या देखा कि इंडिया में मुस्लिम जहां पे ज्यादा नंबर्स पे थे वो हमने निकाल के पाकिस्तान की तरफ कर दिए। लेकिन अगर हम बात करें 100% में से, अगर ये हमारा 100% है तो हम लगाएं 80% अगर हिंदूज हैं तो 20% मुस्लिम्स हैं, और 20% मुस्लिम्स में मेजॉरिटी तो आपकी कहीं भी आ जाती है, 10 + 11 मुस्लिम्स, 11% मुस्लिम्स है ना, और फिर आपका 9% मुस्लिम्स दोनों एरिया में, ऐसे करके हमने देख लिया। लेकिन ये जो 80% हिंदूज हैं जो पूरी इंडिया में मेजॉरिटी में है, वो भी तो इन एरियाज में रहते हैं,
राइट, वो सिर्फ इधर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो यहाँ पे भी तो रहते हैं, राइट। तो हमने हिंदूज का नंबर कंसिडर नहीं किया जो इन एरिया में रहते थे, सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी देखी, हालांकि वहां तो हिंदूज भी रहते थे। तो अब उनका क्या होगा, उनका क्या किया जाएगा, ये प्रॉब्लम आई। फिर क्या तय किया गया, इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफरकेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल। अब बोला गया कि इन दोनों पार्ट्स को भी हम और ज्यादा बाइफरकेट कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोअर लेवल पे क्लासिफाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी, ताकि जो हिंदूज हैं उनका जो एरिया है वो इंडिया में रह जाए, राइट। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त। अब ये जो सोल्यूशन दिया ये इंप्लीमेंट तो हो नहीं पाया, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को जो बंगाल और पंजाब में थे उन्हें यही नहीं पता था हम जाएं तो जाए कहाँ, क्या हम इंडिया का हिस्सा है या पाकिस्तान का। It meant that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan. The partition of these two provinces caused the deepest trauma of partition. सबसे ज्यादा violence और trauma इन दोनों provinces में ही होता है because of communal violence. अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। अब यहां मतलब है इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इनकी क्या प्रॉब्लम थी। लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स, मतलब यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान में हिंदूज, सिख्स एक्सेट्रा, राइट, except for Muslims in the areas that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped. वो तो फंस गए ना भैया। They were undesirable aliens in their own home. कल तक जो उनका घर था आज यहीं पे वो एक अनजान व्यक्ति है, फिरंगी है, aliens हैं, right? The minorities on both sides became easy targets of attack. है ना, रिलीजियस बेसिस पे, कम्युनल लाइंस पे ये इजी टारगेट बन गए अटैक के लिए। No one had any plans for handling this. Initially, the people and political leaders kept hoping that this violence was temporary, कि ये जो मार धाड़ हो रही है, ये जो violence है, ये temporary period के लिए है and would be controlled soon. But very soon the violence went out of control. ये तो बढ़ता ही गया। The minorities on both sides of the border were left with no option. कोई ऑप्शन नहीं बचा except to leave their homes, often at a few hours notice. अपना घर छोड़ के उन्हें जाना पड़ता था, कहाँ पे, जहाँ पे वो एक माइनॉरिटी ना रहे, मेजॉरिटी एरिया में, जैसे कि मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान और हिंदूज और सिख्स पाकिस्तान से इंडिया आने लगे बचने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन पे। पार्टीशन की वजह से क्या रिजल्ट आया, क्या इंपैक्ट आया, व्हाट वर द आफ्टर इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। तो सबसे पहला, किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। दोनों ही जगह बहुत सारी किलिंग्स हुई और एट्रोसिटीज यानी कि और ज्यादा वायलेंस, टॉर्चर हुआ। इन द नेम ऑफ रिलीजन, पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड एंड मेम्ड पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी, राइट। अच्छा जी, अब क्या हुआ, सिटीज लाइक, 3 सिटीज है, कल से हम याद कर लेंगे, ठीक है, कोलकाता, अमृतसर एंड लाहौर। ये 3 सिटीज क्या बन गई, दे बिकेम कम्युनल जोन्स, ठीक है, दे वर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। कौन सी सिटीज, कोलकाता, अमृतसर एंड लाहौर। अमृतसर और लाहौर आपका जो पंजाब का पार्टीशन हुआ एंड कोलकाता जो आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ, राइट। अच्छा, कम्युनल जोन्स का मतलब क्या है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं यहाँ पे वो हिंदूज के जोन में नहीं जाते थे और जो हिंदूज मेजॉरिटी एरियाज है वो मुस्लिम्स के जोन में नहीं जाते थे। तो कम्युनल यानी कि रिलीजन के बेसिस पे जोन्स डिवाइड हो गई। कौन सी 3 सिटीज में, कोलकाता, अमृतसर एंड लाहौर। परफेक्ट। तीसरी चीज, पीपल वर फोर्स्ड टू अबैंडन देयर होम्स, अपने घर खुद छोड़ने पड़े एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर्स। पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग्स, बहुत ज्यादा उन्हें दुख देखने पड़े। Minorities on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelter. ये हमने भाग मिल्खा भाग मूवी में देखा है, राइट। रेफ्यूजी कैंप्स में वो रुक जाते थे।
दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो पुलिस थी कल तक उनकी खुद की कंट्री में उनकी हेल्प के लिए, अब वो उनकी हेल्प नहीं कर रही थी। Thousands of women were abducted। अच्छा जी, अब सबसे इजी टारगेट कौन हुई? विमेन हुई, राइट। उनको abducted यानी कि उठा लिया जाता था, एंड दोनों ही साइड ऑफ बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज हुई। बोला जाता था कि रिलीजन कन्वर्ट करो और शादी करो, राइट। सो इससे एक और चीज़ का जन्म हुआ, विच वॉज ऑनर किलिंग। फैमिली अपनी डॉटर की खुद ही हत्या कर देती थी इंस्टेड ऑफ फेसिंग ऑल दीज एट्रोसिटीज, right? So in many cases women were killed by their own family to preserve the family honor. Many children were separated from their parents। फिर हमने children के बारे में बात करी। For lakhs of these refugees, the country's freedom meant life in refugee camps। refugee camps में ही रहते थे वो महीनों और सालों के लिए। So ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, ये जो पूरा वायलेंस की सीरीज थी, ये किसने एक्सप्रेस किया है? राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स एंड अदर आर्टिस्ट्स। इन्होंने इस सबको पिक्चर्स, पोएम्स, मूवीज, डॉक्यूमेंट्री के थ्रू क्या बताया है? अ डिविजन ऑफ हार्ट्स, राइट। यूज्ड फ्रेज डिविजन ऑफ हार्ट्स। अच्छा जी, और क्या क्या डिवाइड हुआ पार्टीशन में? डिविजन ऑफ प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज, एसेट्स, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री, है ना, डिवीजन मैप तो पूरा पॉलिटी, दो कंट्रीज बनी ही, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस। एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस में क्या आ जाता है? द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज वर ऑल्सो डिवाइडेड। द फाइनेंशियल एसेट्स, साथ ही साथ थिंग्स लाइक टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ डिवाइड किया गया। Partition forced about 80 lakh people to migrate। migrate यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना across the new border। Between 5 to 10 lakh people were killed in partition related violence। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा large scale violence था। So even after large scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, इंडिया में after partition 12% Muslim population रह गई थी, राइट। अच्छा जी, अब क्या किया जाए? इन 12% पॉपुलेशन को एज सेकेंडरी सिटीजन्स ट्रीट करें, हम एक हिंदू डोमिनेटेड नेशन बन जाए, लाइक पाकिस्तान वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन। So the Muslim League was formed to protect the interests of Muslims in colonial India। जो हमने पार्टी की बात करी, it was in the forefront of the demand of a separate Muslim nation। Similarly, ऐसी भी organizations थी जो हिंदूज को भड़का रही थी, कह रही थी कि अब इंडिया को भी एक हिंदू नेशन बनना चाहिए। लेकिन but most leaders of the national movement believed that India must treat persons of all religions equally, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्युलर कंट्री, सेक्युलरिज्म, राइट। India should not be a country that gave superior status to adherents of one faith, for example Hindus, and inferior status to those of other religion, right। तो ये तो गलत होगा। हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स थे वो ये मानते थे, being religious or a believer would not be a test of citizenship। All citizens would be equal irrespective of their religious affiliation। They cherished the ideal of secular nation। तो इंडिया क्या बनी? एक सेक्युलर नेशन बनी, जो हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं पार्टीशन के बाद क्या हुआ। पार्टीशन वाला सीन हटा देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैलेंज ऑफ यूनिटी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडिया का मैप, राइट। ये पूरा अगर हम ब्लू और ग्रीन मिला दें, दिस वाज इंडिया बिफोर पार्टीशन। अब आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ? यहां से डिवीजन हो गया, राइट। दिस इज द रेड कलर बाउंड्री, जो मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूं आपकी रेफरेंस के लिए, राइट। सो यहां से आप देख सकते हैं कैसे इंडिया डिवाइड हुआ। अब ये जो ब्लू कलर में है ये क्या है? दीज आर द प्रिंसली स्टेट्स। और ये जो ग्रीन कलर में है दिस इज ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। एक बार ये ध्यान में रखो, राइट। कैसे ये बीच में बड़ा सा हैदराबाद ब्लू कलर का है, यहां हम देख सकते हैं काफी कुछ ब्लू है, राइट। ठीक है, चलिए अब ये हमें क्लियर हो गया है। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो ये जो हमारा पूरा ब्रिटिश इंडिया है, इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जैसे मैंने आपको ग्रीन कलर में दिखाए, एंड प्रिंसली स्टेट्स।
अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस तो डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट किसके अंडर आते थे? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर आते थे, राइट। और प्रिंसली स्टेट्स में बीच में प्रिंस जो होता है, प्रिंसेस है ना, प्रिंस प्लूरल कर दिया प्रिंस का, है ना। सो वो बाद में जाके किसके अंडर रिपोर्ट करते हैं? ब्रिटिश। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल है, आप देख सकते हैं बीच में प्रिंस आ गए हैं, राइट। सो दिस वाज द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। अच्छा जी, तो ये है प्रिंसली स्टेट जो कौन गवर्न कर रहा है? प्रिंसेस गवर्न कर रहे हैं। कब तक? जब तक वो ये मानेंगे कि ब्रिटिश हमसे ऊपर है, हमसे सुप्रीम है और ब्रिटिशर्स ने ही हमें ये अथॉरिटी दी है। क्लियर? चलिए, तो ब्रिटिश इंडिया, सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की बात करते हैं, डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। क्लियर है? अब आते हैं प्रिंसली स्टेट्स पे। प्रिंसली स्टेट्स किसके कंट्रोल के अंडर थे? रूल्ड बाय प्रिंसेस, enjoyed some form of control over their internal affairs। उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई कि ठीक है, आप अपने इंटरनल अफेयर्स पे कंट्रोल कर सकते हो। कब तक? जब तक आप एक्सेप्ट करोगे क्या? ब्रिटिश सुप्रीमेसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पैरामाउंसी और सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जब तक आप ये मानेंगे कि ब्रिटिश सुप्रीम है और उन्होंने आपको ये अथॉरिटी दी है। क्लियर? चलिए, अच्छा जी, और क्या इंपॉर्टेंट है प्रिंसली स्टेट्स के बारे में? कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड ऑफ एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। मैप में हमने देखा है 1/3 एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो प्रिंसली स्टेट्स ही थी। 1 out of every 4 इंडियन लिव्ड अंडर द प्रिंसली रूल। तो आप देख सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हमें इनको भी इंडिया का हिस्सा बनाना है, तभी तो हम यूनिटी गेन कर सकते हैं, वरना इंडिया में बीच में से एक और अलग कंट्री निकल गई है। ये थी प्रॉब्लम। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? British announced that with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over princely states would also lapse। अब भैया ये जो पैरामाउंसी थी, ये जो अथॉरिटी थी ब्रिटिशर्स की प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, वो भी खत्म हो गई, राइट। तो अब उन्होंने बोला इन प्रिंसली स्टेट्स के पास फ्री चॉइस है टू ज्वाइन आइदर इंडिया, या तो वो इंडिया का हिस्सा बन जाए या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए या फिर इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए अलग से, इफ दे सो विश्ड, राइट। तो अब प्रिंसली स्टेट्स के पास क्या आ गई? एक चॉइस आ गई, एक पावर आ गई, या तो वो इंडिया के साथ जाए, पाकिस्तान के साथ जाए, या खुद एक कंट्री बन जाए। सो द डिसीजन वाज लेफ्ट नॉट टू द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स बट टू द प्रिंसेस, टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, राइट। ये डिसीजन कौन लेगा? लोग लेंगे जो वहां रहते हैं, या फिर प्रिंस लेंगे? प्रिंस लेंगे, राइट। अच्छा जी, अब ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? इंडिया की यूनिटी तो थ्रेटन हो गई, एकदम से थ्रेट में आ गई, क्योंकि अगर उन्होंने बोला हम अलग से एक कंट्री बनाएंगे तो इंडिया अगेन यूनिफाई नहीं हो पाएगी और फर्दर पार्टीशन होगा, राइट। चलिए, सो आगे देखिए क्या हुआ। द रूलर ऑफ त्रावणकोर, राइट, अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। साउथ में एक रीजन था त्रावणकोर, राइट, वहां पे उन्होंने बोल दिया हम इंडिपेंडेंट होंगे, ना ही पाकिस्तान ना ही इंडिया। सिमिलरली हैदराबाद ने भी बोल दिया। एंड रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल वर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? त्रावणकोर, हैदराबाद एंड भोपाल। सो अब आगे एक और क्या पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया फर्दर डिवाइड होगा इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स विद द प्रिंसली स्टेट्स? The prospects of democracy for the people in these states also looked bleak, क्योंकि आप देख रहे हैं कैसे ये प्रिंसली रूलर्स इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, सारी पावर अपने हाथ में चाहते हैं, ये डिक्टेटरशिप, मोनार्की की तरफ बदलते जा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी की चांसेस फॉर पीपल तो बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे। अच्छा जी, और इन मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट्स वर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर, जैसे मैंने आपको बताया है ना, which opposed the aim of the Indian independence। क्या हम चाहते थे? डेमोक्रेसी चाहते थे, यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेमोक्रेसी, इन तीनों के ही खिलाफ था जो प्रिंसली स्टेट में हो रहा था, राइट। रूलर्स वर अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट्स टू देयर पॉपुलेशन, इसीलिए इंडिया फर्दर इन्वॉल्व होता है इस इशू में। अब देखते हैं गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रहती है, हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं इन प्रिंसली स्टेट्स का। चलिए, सो द मेन रोल वाज प्लेड बाय द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम क्या है? टेम्पररी गवर्नमेंट, जो अभी तक
फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस तो नहीं हुए, लेकिन एक टेम्पररी बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इंडियाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। तो क्या डुअल रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल का? डेप्यूटी पीएम एंड होम मिनिस्टर, राइट। चलिए, उन्होंने क्या किया? ही नेगोशिएटेड विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स firmly but diplomatically and brought most of them into the Indian Union। उन्होंने इस ऐसे तरीके से बात करी, नेगोशिएट किया उनसे कि मोस्टली सारी ही प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी इन सबको यूनिफाई करने की, वो किन 3 कंसिडरेशन से गाइडेड थी? मतलब क्या ऐसी चीजें थी जिन्होंने गवर्नमेंट को मोटिवेट किया टू गो फॉर इट, टू मेक द प्रिंसली स्टेट्स अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन? क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट था। द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, इसीलिए सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट कंसिडरेशन। फिर सेकंड कंसिडरेशन क्या है? द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स, कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, अथॉरिटी देंगे ओवर योर इंटरनल अफेयर्स, राइट। So the idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with demands of the region। एक flexible तरीके से हम उनको इंडिया का पार्ट बनाएंगे। थर्ड कंसिडरेशन क्या थी? इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन हमें ये पता चल गया कि हमको इंडिया की डीमार्केशन, इंडिया की बाउंड्री जल्द से जल्द ड्रॉ करनी है। सो डीमार्केशन ऑफ टेरिटरी बिकेम आवर फोकस। द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड अज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। दिस इज आवर थर्ड कंसिडरेशन। So, before 15th August 1947, most of the princely states agreed to become a part of the Union of India। उन्होंने क्या साइन किया? A document called the Instrument of Accession। ये साइन करके they became a part of the Indian Union। अच्छा जी, अब डिफिकल्टी कौन सी प्रिंसली स्टेट्स में आई? नंबर 1, जूनागढ़। आप जूनागढ़ देख सकते हैं, दिस इज अ सिटी इन गुजरात, आप देख सकते हैं, राइट। फिर हैदराबाद मैंने आपको दिखाया था, मिडल ऑफ इंडिया में टुवर्ड्स द साउथ है। देन कश्मीर इशू, राइट, जम्मू एंड कश्मीर, एंड फिर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर। इन 4 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाने में काफी दिक्कत आई। लेकिन जो हमारी पहली प्रिंसली स्टेट है जूनागढ़, वहां पे एक प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाया गया। प्लेबिसाइट यानी कि एक डायरेक्ट वोट, जिसमें वहां के लोगों ने डायरेक्ट वोट किया कि वो क्या चाहते हैं, एंड फाइनली वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। तो एक प्लेबिसाइट के थ्रू जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया। अब चलते हैं हैदराबाद और मणिपुर इशू में। कश्मीर इशू हम बुक के 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, सो हैदराबाद, द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, इट्स रूलर कैरीड द टाइटल निजाम। जैसे बोलते हैं ना किंग, है ना, वैसे ही निजाम ऑफ हैदराबाद, एंड ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, राइट। वो अलग से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे। ही एंटर्ड इनटू अ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर 1 ईयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। उन्होंने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ। कब? नवंबर 1947 में, 1 साल के लिए, कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक इंडिया और हैदराबाद के बीच में नेगोशिएशंस चल रही थी, राइट। सो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का मतलब था वो कुछ भी डिक्लेयर नहीं करेंगे कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए हैं या वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। So in the meantime, a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam's rule gathered force। अब वहाँ पे क्या होता है, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं निज़ाम के अगेंस्ट, क्योंकि उनको बहुत बुरा ट्रीट किया जा रहा होता है, स्पेशली द पेजेंट्स, राइट। उनके साथ बहुत एट्रोसिटीज होती है। तो निज़ाम क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं बाय अनलीशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज द राजाकर्स ऑन द पीपल, right? What was the name of the paramilitary force released by Nizam? Razakars, right? अच्छा जी, अब वो इतना ज़्यादा अत्याचार करते हैं लोगों पे जिसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है। एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर ऑफ, कम्युनल यानी कि रिलीजन के बेसिस पे वो नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं और मार धाड़ शुरू कर देते हैं, राइट। अच्छा, आगे क्या होता है?
The Razakars murdered, maimed, raped and looted, targeting particularly the non-Muslims. फिर क्या होता है, सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी जाती है और निजाम की फोर्सेस को कंट्रोल करती है, काउंटर अटैक करती है. आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग निजाम सरेंडर कर देते हैं एंड हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन जाता है, लीडिंग टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया. दिस वाज द स्टोरी ऑफ हैदराबाद, राइट. दिस इज द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल. अब चलते हैं मणिपुर पे. So a few days before independence, the Maharaja of Manipur, Bodha Chandra Singh, signed the instrument of accession, जिसकी हमने बात करी with the Indian government. किस बात पे, किस assurance पे, that उनको internal autonomy दी जाएगी. ठीक है, बढ़िया. फिर क्या होता है, under the pressure of public opinion, मणिपुर में elections करवाए जाते हैं. कब? In June 1948. Very important. ठीक है, एंड वो स्टेट क्या बन जाती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मणिपुर पहली ऐसी स्टेट बनती है इंडिया में जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बेसिस पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं. अच्छा जी, अब ये इन इलेक्शंस के थ्रू जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, वहां पे शार्प डिफरेंसेस होते हैं कि क्या मणिपुर को इंडिया का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं. पहले तो किंग का डिसीजन था, महाराजा का डिसीजन था, लेकिन यहाँ पे अब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं. फिर क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर अग्रीमेंट. In which year? September 1949. Very important. September 1949 में इंडिया महाराजा से एक और मर्जर अग्रीमेंट साइन करा लेता है, जिससे क्या होता है, वो ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन जाती है. लेकिन ये साइन महाराजा विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली करता है, तो इनसे नहीं पूछा जाता है. इसकी वजह से दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट इन मणिपुर एंड रेपरकशंस ऑफ दिस are still being felt. So this was all about Manipur. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पे. अब जब फाइनली प्रिंसली स्टेट्स भी इंडिया का पार्ट बनने को राजी हो जाती हैं, अब हम क्या करते हैं, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं. चलिए देखते हैं कैसे. So now the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian states. तो फाइनली जो इंडिया का एक्सटर्नल मैप था, आउटलाइन थी, है ना, बाउंड्री थी, वो तो फाइनल हो जाती है, लेकिन इंटरनली कैसे हमें स्टेट्स को रीड्रॉ करना है, उनकी बाउंड्री क्या होगी वो देखते हैं, इंटरनल बाउंड्रीज. चलिए, सो प्रॉब्लम क्या थी, क्या चैलेंज था? चैलेंज ये था कि हम कैसे हर एक स्टेट की बाउंड्री को ड्रॉ करें जिस वजह से लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लुरैलिटी भी बनी रहे और यूनिटी ऑफ द नेशन भी बनी रहे. सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को बैलेंस करना, राइट. Our national movement had promised the linguistic principle as basis of formation of states. नेशनल मूवमेंट के दौरान सारे ही जो लीडर्स थे उन्होंने कहा था कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की बाउंड्री करेंगे, यानी कि गुजराती स्पीकिंग पीपल की अलग स्टेट, मराठी स्पीकिंग की अलग स्टेट. अच्छा जी, सो इन द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920 द प्रिंसिपल ऑफ द लिंग्विस्टिक principle was recognized as the basis of the reorganization of the Indian National Congress Party itself. तो वहीं से आप देख सकते हैं एक इनिशिएटिव हो गया था ऐसा करने का. So things changed after independence and partition. अब क्या हुआ, अब डर लगने लगा कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे तो फर्दर इंडिया डिसयूनिफाई ना हो जाए, लोगों के बीच में और ज्यादा मनमुटाव ना आ जाए और वो सेपरेटिस्ट होके अपनी अलग से कंट्री की मांग ना करने लगे, राइट. So our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration, draw attention away from other social and economic challenges that the country faced. फालतू में खामखा प्रॉब्लम हो जाएगी. The fate of the princely states had not been decided yet, right? And the memory of partition was still fresh. तो ये सारे reasons थे जिसकी वजह से हमारे leaders ने postpone किया इस मैटर को कि चलो बाद में देखते हैं क्या किया जाए. So अब क्या होता है, protest began in the Telugu speaking areas of the old Madras province. मद्रास रीजन में जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं. This was known as the विशाल आंध्रा मूवमेंट.
द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्रा स्टेट। क्लियर है? वो क्या डिमांड करते हैं? दैट द तेलुगु स्पीकिंग पीपल एंड एरियाज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस of which they were a part of and made into a separate आंध्रा प्रोविंस, कि जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है उनके लिए अलग आंध्रा स्टेट बनाई जाए। राइट, चलिए, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं, पोटी श्रीरामुलु। नाम तो आपको याद रहेगा ही, पोटी श्रीरामुलु। ये कांग्रेस लीडर थे और वेटरन गांधीयन थे, यानी कि गांधी जी की आइडियोलॉजीज को बहुत फॉलो करते थे। ही वेंट ऑन एन इनडेफिनिट फास्ट, मतलब ये एक फास्ट पे चले जाते हैं और 56 डेज बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है? दिस कॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट। अब ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वायलेंट होने लगता है। राइट, मैनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन द पुलिस फायरिंग। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर्स रिजाइंड फ्रॉम देयर सीट्स। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा सीरियस नेचर का ये प्रोटेस्ट होता है। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्रा स्टेट इन दिसंबर 1952। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम लाइन, दिसंबर 1952 में आंध्रा स्टेट की सेपरेट डिक्लेरेशन की जाती है। क्लियर है? परफेक्ट। अब क्या होता है? एक बच्चे को तो टॉफी दे दी, बाकी बच्चे रोने लगते हैं। तो सिमिलरली स्टेट्स, जो बाकी स्टेट्स होती हैं वो भी डिमांड करती है कि हमें भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप रिफॉर्म कीजिए। राइट, सो गवर्नमेंट क्या करती है? एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में अपॉइंट करती है, जिसको बोला जाता है कि आप इस पे एक रिपोर्ट लिखिए और देखिए कि कैसे स्टेट्स की बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाएगा। राइट, तो कमीशन की रिपोर्ट आती है 1955 में। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। यानी कि कौन से बेसिस पे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स की बाउंड्रीज ड्रॉ होंगी, ऐसा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपनी 1955 वाली रिपोर्ट में बताता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 53 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है, 55 में रिपोर्ट निकलती है और 56 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हो जाती हैं। परफेक्ट। चलिए, सो इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961। ऐसा दिखता है कुछ हमारा इंडिया। आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, अभी तक यहाँ हरियाणा नहीं है। राइट, सो वी हैव राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ हमारी 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज दिख रही है। So, linguistic states and the movements for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. कैसे एक बदलाव आता है अब? Linguistic reorganization gave some uniform basis to redraw boundaries. Right? हमें एक यूनिफॉर्म, एक सेम बेस मिल गया, जिसकी वजह से क्या किया जाएगा? स्टेट्स को अलग अलग किया जाएगा। राइट, फिर लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। इससे क्या हो रहा है? जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में वो एक्नॉलेज हो रही है। इससे क्या हो रहा है? साथ ही साथ नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन हो रही है, क्योंकि किसी की भी जो पर्सनल लैंग्वेज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, डाइवर्सिटी है, उसको कोई अटैक नहीं कर रहा है, उसको कोई दबा नहीं रहा है, उल्टा उनको और ज्यादा स्कोप दिया जा रहा है टू डाइवर्सिफाई। फिर अकोमोडेशन ऑफ द रीजनल डिमांड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर आल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक। मोर डेमोक्रेटिक इज द कीवर्ड। और ज्यादा लोगों की सुनी जा रही है, उनकी जो रीजनल एस्पिरेशंस है उसको अकोमोडेट किया जा रहा है। द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वाज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। अब पॉलिटिक्स और पावर लोगों तक पहुंच पाएगी। राइट, सो ये हमारे डेमोक्रेसी का ही अनदर इम्पैक्ट है। अब चलते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स पे। कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद स्टेट्स को नई तरीके से क्रिएट किया जाता है। सो 1960 में सबसे पहले
Bombay State, the bilingual Bombay State consisting of Gujarati and Marathi speaking people was bifurcated, right? एक popular agitation हुआ और Maharashtra and Gujarat were carved out in 1960. Maharashtra for Marathi speaking people and Gujarat for Gujarati speaking people. फिर बात करते हैं 1963 में Nagaland had become a state much earlier in 1963. 1966 में the territories of today's Haryana and Himachal Pradesh were separated from the larger Punjab state. 1972 में मेघालय was carved out of Assam, right? फिर मणिपुर और त्रिपुरा भी बन गए separate states in the same year. 1987 में the states of Mizoram and Arunachal Pradesh came into being. 2000 में 3 states बनी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड. ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं थी, ये थी कल्चरल इम्बैलेंस के बेसिस पे. फिर 2014 में तेलंगाना सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड 2019 में आपका जम्मू एंड कश्मीर वर डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज. दिस इज आवर अपडेटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लिस्ट. सो अब चलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जानते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो हमारा एडेड टॉपिक्स में है. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द फर्स्ट डेप्यूटी पीएम एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. He emerged as a major leader of the freedom movement after the Kheda Satyagraha 1918 and the Bardoli Satyagraha 1928. He undertook the daunting tasks of uniting all 565 princely states of India. इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि इन्होंने यूनिफिकेशन करी इंडिया की. He was not in favor of any compromise with the territorial integrity of India. Territorial integrity यानी कि जो हमारा इंडिया का बॉर्डर जैसा दिखता है आज, उसको और कॉम्प्रोमाइज और पार्टीशन ना किया जाए. बाय हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, डिप्लोमैटिक प्रोवेस एंड फोरसाइटेडनेस, out of India's 565 princely states, many had already agreed to become parts of India. Sardar Patel faced key challenges of integration from 3 states: Hyderabad, Junagadh and Kashmir. It was under his leadership that Indian forces compelled Hyderabad and Junagadh to merge with India. Keeping well versed with Pakistan's intention from Jinnah's divisive two-nation theory, Sardar Patel's opinion on Kashmir was different from others. Like Hyderabad, he also wanted Kashmir's integration with India through military operations. Military operation के through हम कर लें, लेकिन कुछ reasons के कारण fully हम integrate नहीं कर पाए, right? Sardar will always remain as an astounding leader who combined in himself the features of a true NCR, nationalist, catalyst and realist. Catalyst कौन होता है? एक helper, राइट. जैसे मैं यहाँ आपको एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, आई एम एन हेल्पर, आई एम अ कैटलिस्ट. सिमिलरली इंडिया को यूनिफाई करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द एनसीआर, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट. Moving on to the box information about Poti Sri Ramulu. He was a Gandhian worker, left government job to participate in salt satyagraha, also participated in individual satyagraha, went on a fast in 1946 demanding that temples in Madras province to be opened to Dalits. Similarly, Vishalandra movement के दौरान right undertook a fast unto death from 19 October 1952 demanding separate state of Andhra Pradesh. Died during the fast on 15 December 1952. Perfect. चलिए एवरीवन, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर फुल चैप्टर. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया एंड थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड्स, क्लास ग्रुप, जहां पे भी आपको लगे कि ये बहुत यूजफुल रहेगी. सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.